friends, today we are going to start the new chapter Kings, Farmers and Towns of class 12th. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने बात की थी कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है हमारे इंडिया की, और वो सिविलाइजेशन फिनिश हो चुकी थी। फिनिश होने के बहुत सारे रीजन्स बताए थे। एक रीज़न जो इस चैप्टर में बताया गया है वो है कि द अटैक ऑफ आर्यंस। आर्यंस का मीनिंग होता है हाई बर्थ। हाई बर्थ मतलब ऊंचे व्यक्ति, और दूसरा है वेदास मीन्स मंत्रास एंड श्लोक। दिस वॉज द पीरियड व्हेन द पीपल, द लीडर्स, द मेन ट्रेडिशनल पीपल्स हैव स्टार्टेड टू राइट द वेदास। वेद उस समय स्टार्ट हो चुके थे, और सबसे पहला वेद जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ऋग्वेद। 4 वेद हैं हमारे पास, एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वाई से स्टार्ट होती है, YAGUR। और लास्ट है अर्थर्ववेद। चारों वेदों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और इस चैप्टर में अगर हम बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट फिनिश हो चुकी थी और आर्यंस आ चुके थे, और आर्यंस के बाद में एम्पायर सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही लास्ट टाइम पर वो एग्रीकल्चर फार्मिंग सीख चुके थे। जो एरियाज़ थे जहाँ पर आर्यंस रहने लगे वो एरियाज़ थे एशिया की, जो सेंट्रल एशिया है वो अफ़गानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। और जो पीरियड था ये था 2000 से 1500 BC में ऑलवेज टाइम जो है वो उल्टा चलता है, डिक्रीज में चलता है। डिक्रीज में चलता है लेकिन एक्चुअली में वो टाइम बढ़ रहा होता है, यानी कि 2000 से 1500 है, यानी कि 500 साल तक आर्यंस ने यहाँ पर रहे वो और राज किया। 1900 से 600 के बीच में ऋग्वेद कंपोज हो गया, और सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो कोई वेद है वो है ऋग्वेद। उस समय यहाँ पर बहुत सारे एम्पायर्स बनने लगे। हमारे यहाँ जब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर फिजिकल अगर डिविजन्स डिवाइड करें तो बीच में साउदर्न प्लेटू आता है। साउदर्न प्लेटू को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डेक्कन, मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू में कर्नाटका के कुछ पार्ट में और नॉर्थ इंडिया में ये लोग सेटल हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग अवेलेबल थी, क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका, फार्मिंग। उसके साथ साथ में आर्यंस के कुछ ट्रेडिशंस जो थे वो भी हमें जानने को मिले हैं। क्या थे कि जब वेन एवर द आर्यन डाइड, जब भी कोई आर्यन मर जाता था तो उसको क्या करते थे, वे एनग्रेव्ड काटते थे, बरीड करते थे, और बरीड के साथ साथ में बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी उसके साथ गाड़ते थे, जिसमें कुछ आयरन टूल्स भी मिले हैं। इसका मतलब आर्यंस ने आयरन को डेवलप कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसेप एंड पियादासी। प्रिंसेप एक्चुअल में मेन जो राइटर है, हिस्टोरियन है, जिसने ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको सर्च आउट किया। इसका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1830 का जो डिकेड्स था उस समय ये ईस्ट इंडिया की कंपनी के अंदर एक ऑफिसर थे। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी हमारे यहाँ पर, आर्यंस भी यहाँ आए थे, और जिन किंग्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे उन किंग्स के भी एविडेंस उनको मिले हैं। एविडेंस के रूप में क्या मिला उन्हें, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कि एनीथिंग विच इज़ रिटन ऑन द स्टोन बाय द एनग्रेव्ड, पत्थर पर जो खुदाई करके लिखा होता है उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन है अशोका पिलर, जो महरौली दिल्ली में है। ये जो राइटिंग जिस लैंग्वेज में लिखे होते थे वो थी ब्राह्मी, खरुष्ठी और प्राकृत। इन लैंग्वेज में हमें ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं। उसके साथ साथ ही हमें कॉइन्स मिले हैं। कॉइन्स का मतलब सिक्के, कि जब जिस राजा ने जो कॉइन चलाया उस राजा की उस पर क्या होती थी, तस्वीर होती थी, या फिर उस समय के देवता की तस्वीर होती थी,
या फिर अनाज की तस्वीर होती थी। मैक्सिमम राजा अपने खुद की तस्वीर लगाता था ताकि उसे लोग याद रख सकें। किंग के नेम उन कॉइन्स पर हमें मिले, जैसे पियादासी, ही हु रिगार्डेड अदर्स विथ काइंडनेस। पियादासी एक्चुअल में एक वर्ड है जो कॉइन पर हमें मिला, जिसका मीनिंग ये होता है कि वो क्या करता है, दयालु होता है। राजा को लोग दयालु और भगवान समझते थे। सम कॉइन्स जो हैं वो हमें अशोका के बारे में मिले हैं, और हमारी इंडियन हिस्ट्री को जानने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है तो वो कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शंस का, क्योंकि राइटिंग मटेरियल बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो जो पत्थरों पर लिखा हुआ है, अगर आज हम देखें कि काकोली की जो नोचो की पाल है, नोचो की पाल के वहाँ पर भी आपको राज प्रशस्ति देखने को मिलेगी, जो राज प्रशस्ति पूरे राजसमंद का इतिहास बताती है, राणा राज सिंह के बारे में बताती है। तो राणा राज सिंह 1600 में हुए, लेकिन आज भी वो अवेलेबल है। तो ये जो है वो इंस्क्रिप्शंस है जिससे हमें पता पड़ता है कि उस समय क्या था। अब हम बात करते हैं कि इन इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के थ्रू हमें क्या पता पड़ा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कौन से टाइम पीरियड की, 600 से लगाकर 600 BCE से लगाकर 600 CE तक, यानी कि BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा और CE मतलब क्रिश्चियन इरा, बीच में जीरो आएगा। तो 600 से चलेगा तो 600 ईयर्स तो वो और 600 ईयर्स ये, यानी कि अप्रॉक्स 1200 ईयर्स की हिस्ट्री इस चैप्टर में हमें बताइए। इस 1200 ईयर्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहा है वो रहा है महाजनपद का। महाजनपद एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारे जन का मतलब लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो जनपद बन जाता है, और जब उन जनपदों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है महाजनपद। तो उस समय 16 महाजनपद इंडिया में अवेलेबल थे। हम सारे 16 महाजनपद के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं, उनके नाम हमें याद रखने हैं, जैसे वज्जी, मगधा, कोशला, कुरु, पांचाला, गांधारा और अवंती। ये कुछ महाजनपद हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं। अब बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ 16 महाजनपद। जो ये 16 महाजनपद थे उनकी मेन फीचर्स क्या थे। फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं उनकी। तो पहली चीज़ है कि द महाजनपद वॉज रूल्ड बाय द किंग, यानी कि हर महाजनपद का एक राजा होता था जो उस महाजनपद पर रूल करता था। जो पीछे बात हुई थी हमारी, जैसे कुषाण एम्पायर का मेन रूलर जो था वो कनिष्क था, वैसे ही हर एम्पायर जो हर महाजनपद के थे वहाँ के एक राजा होते थे, और ही वॉज ओलिग्रेसिस, यानी कि वह मेन हीरो होता था उस राज्य का, जिसे वहाँ के लोकल लोग संगाज और गनाज कहते थे। हम राजा कहते हैं, वो क्या कहते थे, गनाज एंड संगाज। वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ मेन, यानी कि आज जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर एक पर्सन इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अकेला रूल नहीं करता है, वो एक कम्युनिटी के थ्रू रूल करता है। जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके मिनिस्टर्स है, तो बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ मेंस है जो पावर्स शेयर करते हैं। वैसे उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे पावर्स किंग के हाथ में होते थे, लेकिन किंग भी बहुत सारे लोगों की परमिशन लेके, उनसे एडवाइस लेके ही काम करता था। ऑफन जो होता था वो कलेक्टिव रेस्पॉन्स ही मिलता था, किसी एक व्यक्ति का डिसीजन मान्य नहीं होता था। ईच महाजनपद हैड ए कैपिटल, हर महाजनपद की क्या होती थी, एक कैपिटल होती थी। जैसे मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, तो हर इस महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी, और उस कैपिटल में ही किंग बैठता था, और उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे वो वहाँ बैठकर पूरे अपने किंगडम को ऑर्गेनाइज करते थे, वहाँ से उसको चलाते थे। ईच महाजनपद हैड ए वेल मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्मी, यानी कि हर महाजनपद के पास में अपनी क्या होती थी, एक आर्मी होती थी, प्लस एक ब्यूरोक्रेसी होती थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, यानी कि द डिफरेंट पीपल्स हु हैव द डिफरेंट पावर्स एंड दे हैव टू वर्क फॉर द किंग, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। आज भी वैसा ही होता है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी से ही चल रहा है। सब लोग गवर्नमेंट के नौकर हैं।
तो उसी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं और ये सिस्टम वहीं से स्टार्ट हो चुका था। फिर बात करते हैं हम धर्म शत्रुज रिटन बाय ब्राह्मण। ब्राह्मण, मैंने पहले भी कहा था आपको कि ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इम्पोर्टेंस बहुत हाई लेवल पे थे वो। तो ब्राह्मण ने एक बुक लिखी धर्मसूत्रास, यानी कि किस धर्म के अकॉर्डिंग राजा राज करेगा। सूत्र लिखे उसने, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, जिसके अंदर कहा गया था कि ब्राह्मण मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे, शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, क्षत्रिय जो होंगे वो राज करेंगे, वैश्य जो होंगे वो व्यापार करेंगे और शूद्र जो होंगे वो समाज की सेवा करेंगे। तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और वो वहाँ से लेकर आज तक भी कहीं ना कहीं वो हमें दिखाई देते हैं। रूलर्स यूज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स, आर्टिशंस, यानी कि हम राजा के पास में जो भी इनकम सोर्स है वो है सिर्फ टैक्सेस। विदाउट टैक्स राजा राज नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे राज्य को चलाने के लिए उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो पैसा कल्टिवेटर से, ट्रेडर से, जो भी व्यक्ति काम करता उससे वो इकट्ठा करता और अपने एम्पायर को चलाता, उसे वेल्दी बनाता, वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे वो फुलफिल करता था। अब आता है मेन फीचर्स ऑफ मगध। जैसा मैंने आपको बताया था, महाजनपद के अंदर मगध भी एक नाम था और मगध मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद है जो मोस्ट पॉपुलर हुआ हमारे इंडिया के अंदर। जो आज बिहार जो है हमारा, बिहार झारखंड, वो पहले मगध हुआ करता था, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल एम्पायर इन महाजनपद, और सबसे सिक्योर भी था ये, क्योंकि वहाँ चारों तरफ क्या थे, माउंटेन्स थे, प्लस रिवर सिस्टम भी वहाँ अवेलेबल था, तो वहाँ की लैंड फर्टाइल थी। उसके साथ साथ वहाँ पर आयरन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा था, तो आयरन डिपॉजिट होने की वजह से उनको टूल्स और वेपन्स बनाने में बड़ी आसानी होती थी। और रिवर होने की वजह से वहाँ पर बोट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा था, प्लस कम्युनिकेशन भी अच्छा था, और वहाँ पर एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। इसकी वजह से जो मगध एम्पायर था वो मोस्ट पॉपुलर एम्पायर हो गया, और जिसे कोई आसानी से जीत नहीं सकता था, ऐसा एम्पायर बन चुका था। इसके जो मेन लीडर्स थे, यानी कि किंग थे, उनमें कुछ किंग्स के नाम हैं, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मा, नंदा। ये कुछ वेल नोन किंग्स थे जिन्होंने इस पर रूल किया था। लास्ट रूलर था मगध का गणानंद। गणानंद जो था वो बहुत ही इगोस्टिक पर्सन था। उसके दरबार में चाणक्य जो था वो एक मंत्री हुआ करता था, और चाणक्य फेस कट जो था चाणक्य का बहुत काला था, और वो पंडित थे तो चोटी भी रखते थे। तो गणानंद ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया, और उस अपमान का बदला लेने के लिए जो चाणक्य थे, जिनका रियल नेम था विष्णुगुप्त, उन्होंने गणानंद को ये चैलेंज दिया कि तुम बहुत जल्दी इस सीट से हट जाओगे। तो यहाँ पर यही हुआ कि नंद एम्पायर जो था वहाँ पर मगध में, उसको फिनिश करके और मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया। किसने? विष्णुगुप्त और चाणक्य ने। अब मौर्य एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। नाम सुना होगा आपने, टीवी पर सीरियल्स भी आते हैं उसके। तो मोस्ट फेमस पर्सन, वो कोई राजा नहीं था पहले से। जब नंद के यहाँ से, गणानंद के यहाँ से जब वो जा रहे थे विष्णुगुप्त, तो रास्ते में उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चा राजा बना हुआ था और बाकी जो थी वो उसकी प्रजा। तो ये जो राजा था वो बहुत अच्छा रूल कर रहा था। दूर से विष्णुगुप्त इसको देख रहा था, तो उसको लगा कि हाँ, ये बंदा रूल कर सकता है। थोड़ी देर बाद उसने और देखा कि ये सारे बच्चे कंचे खेल रहे थे और चंद्रगुप्त का हर निशाना एक्यूरेट लग रहा था। तो विष्णुगुप्त उसकी जो क्वालिटी थी उसे पहचान गया वो, और वो उस बच्चे को लेके उसके पिताजी के पास गया और कहा कि मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं इसे राजा बनाऊंगा। तो उन्होंने उसे सौंप दिया और विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए और उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया
और खूब सालों के बाद में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को हरा दिया और मौर्य डायनेस्टी की सेटअप किया। मौर्य डायनेस्टी सेटअप हुई। ये जो पीरियड था आपका 1600 हम पढ़ रहे हैं, 1600 के पीरियड में ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी स्टार्ट हो चुके थे। बुद्धिज़्म को स्टार्ट किया था गौतम बुद्धा ने और जैनिज़्म को स्टार्ट किया था लॉर्ड महावीर ने। ये दोनों धर्म नए इसलिए स्टार्ट हुए थे बिकॉज पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द हिंदू ट्रेडिशंस बिकॉज देयर वर सो मेनी ड्रॉबैक्स इन हिंदू। सो Lord Mahavir and Gautam Buddha have started the new religion, and in that the most important thing that was ahimsa, and the people like that. So people have joined that religion और यही हुआ कि मौर्य एम्पायर में बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट थे, जैनिज्म थे, पुरानिक लिटरेचर भी पढ़ते थे, संस्कृत लिटरेचर की बुक्स भी पढ़ते थे। और मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंबिसार आया, उसके बाद अशोका आया। Ashoka is the most popular name of our Indian history. Why? Because at very first he was a very cruel person. He wanted to expand his empire to whole India and even out of India. But in 368, Kalinga war was fought. हर व्यक्ति ने नाम सुना होगा कलिंगा का, और ये बहुत ही खतरनाक वॉर था जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड, दे वर किल्ड ब्रूटली। तो ये सीन देखकर अशोका का जो माइंड था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया और उस दिन उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा। एंड ही बिकेम द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। आफ्टर सम टाइम ही हैज़ स्टार्टेड हिज ओन रिलीजन दैट वॉज कॉल्ड अशोका धम। अशोका धम, धम इट मीन्स धर्म, लेकिन प्राकृत लैंग्वेज में धर्म को क्या कहते हैं? धम कहते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया और अपने रिलीजन को स्प्रेड करने की कोशिश की। अब बात करते हैं मौर्य एम्पायर की। एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में तो हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ आती है कि पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन, फिर आता है सोशल डिस्क्रिप्शन, फिर आता है इकोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शंस की कि उस समय 5 पॉलिटिकल सेंटर थे। पहला सेंटर था उसका कैपिटल पाटलिपुत्र, फिर हम बात करते हैं तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और सूर्यनगरी। ये सब यहाँ पर सब जगह हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं जो हमें बताते हैं कि हाउ अशोका वाज द ग्रेट एम्परर। मैंने आपको पहले ही बताया कि अशोका का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है अशोका पिलर, जो महरौली दिल्ली में है। वो आज भी हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं और देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था मौर्य एम्पायर का वो बहुत ही शानदार था। केयरफुली उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तक्षशिला और उज्जैन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस का रूट होते हुए भी वहाँ पर एक रोड बनाई गई थी और उसको मैनेज किया गया था, वो बहुत शानदार था। कम्युनिकेशन भी वहाँ बहुत अच्छा था। आर्मी बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी ताकि उसके एम्पायर को ध्यान रखा जा सके। मेगास्थनीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम, ही वॉज द ट्रेवलर हु केम एट द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहाँ आया था। उसने बुक भी लिखी थी इंडिका। उस इंडिका बुक में कंप्लीट उसने मौर्य एम्पायर के बारे में बताया कि मौर्य एम्पायर क्या था, वहाँ पर क्या क्या सिस्टम था, और उसने बहुत तारीफ़ की मौर्य एम्पायर की। एक्चुअल में मौर्य एम्पायर मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का, ग्रीक सेल्यूकस जो था लीडर, उसका एम्बेसडर था। सेल्यूकस कौन था? जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए, गणानंद को हराया, तो उसके बाद में उसने सेल्यूकस निकेटर का जो दूत था उसको भी, जो उसका सेनापति था, उसको भी उसने डिफीट किया। दोनों के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और कॉम्प्रोमाइज़ होके, और उस समय सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। उसके साथ साथ में उस ट्रेवलर को भी भेज दिया था। तो उसने बताया कि यहाँ पर 6 कमिटीज़ थी। 1 सब कमेटी जो नेवी को लुक आफ्टर करती थी, नेवी मतलब
वाटरवेज। सेकंड जो था वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस देखता था। थर्ड जो था वो फूड सोल्जर, पैदल चलने वाले सिपाहियों का ध्यान रखता था। फोर्थ जो था वो हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग हॉर्स सोल्जर्स थे उनका ध्यान रखता था। और फिफ्थ जो थे वो चैरियोट्स यानी कि रथ से जो सैनिक चलते थे वो। और सिक्स जो एलिफेंट पर जो सैनिक चलते थे वो। यानी कि उनकी जो सेना थी वो 6 डिविजन्स में डिवाइडेड थी, इसलिए उनकी सेना बहुत पावरफुल थी, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। अशोका ने अपने धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया और लोगों को ये कहा कि तो अगर आप मेरे धर्म से जुड़ जाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है मौर्य एम्पायर की। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस आती है कि अबाउट 150 ईयर्स मौर्य एम्पायर रूल्ड ओवर इंडिया। 150 साल तक मौर्य एम्पायर ने रूल किया और उसका एम्पायर जो था वो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और साउथ अप टू आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, यानी कि बहुत बड़ा एम्पायर था। और इट वाज देन अंडर कॉलोनियल रूल एंड वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 19th एंड 20th सेंचुरी इंडियन हिस्ट्री। अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें तो जितना एम्पायर ब्रिटिश ने एक्सपांड किया था उससे भी कहीं ज़्यादा एम्पायर एक्सपांड किसने किया था? मौर्याज ने किया था। आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं हमें कि जो स्टोन मिले हैं, स्टेचूज़ मिले हैं जिस पर मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है, उनसे पता पड़ा कि हाउ द मौर्य एम्पायर वाज द ग्रेट एम्पायर। अशोका की इंस्क्रिप्शंस वो भी एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। और 20th सेंचुरी तक आते आते वो इंस्क्रिप्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए और आज भी उन इंस्क्रिप्शन से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लोग सीखते हैं कि वो कैसे राज करते थे। नाउ न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। ये तो बात हुई हमारी पहले मौर्य एम्पायर की, जो नॉर्थ में रूल करता था और आंध्र प्रदेश तक उसका किंगडम था। लेकिन जो नीचे का पोर्शन बच गया वहाँ पर भी रूल किसका था? तो वहाँ पर 3 जो किंग्स थे, 3 एम्पायर थे, वो रूल करते थे, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। अगर हम देखें तो साउथ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बुक आती है तमिलकम बुक। अगर भी हमने रामायण देखी तो रामायण के अंदर भी जब वो रामानंद सागर बोलते थे कि मैंने महाभारत ये बनाई या रामायण बनाई या कृष्णा बनाया, तो उनके जो फैक्ट्स लिए हैं वो किससे लिए हैं? तो वो भगवद गीता से लिए हैं, वेदों से लिए हैं। साथ साथ में वो एक तमिल बुक का नाम भी लेते थे कि हमने तमिल बुक जो कंदकम, उसकी भी हेल्प ली, उसकी भी सहायता ली और वहाँ भी हमने देखा। तो ये तमिल बुक्स हमें बताती हैं कि साउथ में चोलाज, चेराज और पांड्याज भी रूल करते थे और उनका भी रूल बहुत शानदार सिस्टम था। हेरिडिटरी सिस्टम भी था और नहीं भी था। अगर वो पावरफुल होता हेरिडिटरी तो वो रूल करता, अदरवाइज उनके फैमिली मेम्बर्स जिसको किंग बनाते वो ही किंग बन जाता था। दे ऑलवेज लिव पीसफुली और लीडर्स जो थे वो वॉर में बिलीव करते थे, वो रिचुअल्स को फॉलो करते थे और अपने डिस्प्यूट्स खुद ही सॉल्व किया करते थे। राजा जो थे वो प्रजा के बहुत ज़्यादा वेल विशर्स थे। जितने भी गिफ्ट वगैरह आते थे राजा के पास वो अपने सारे गिफ्ट पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। मेन इनकम हम जानते हैं टैक्सेस की थी। नाउ डिवाइन किंग्स। सम किंग्स वांटेड टू गेट हायर स्टेटस। आप सब जानते हैं कि ये एम्पायर 150 साल नहीं 500 साल 1000 साल भी रूल कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एवरी किंग वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के चक्कर में दे फाइट ईच अदर और वॉर अकर्स सिमिलरिटी। अक्सर वॉर हुआ करती थी और वॉर में आप जानते हैं कि एक जीतता है तो एक हारता है। तो ये हाई स्टेटस का सूचक है कि हाई स्टेटस किसका होगा? जिसके पास बड़ा एम्पायर होगा। और बड़ा एम्पायर करने के लिए उसे अपने पड़ोसी मुल्क, जो पड़ोसी देश हैं, उसको एम्पायर को हराना पड़ेगा और अपना एम्पायर एक्सपांड करना पड़ेगा। ये सारे युद्ध जितने भी हुए हैं, पहले हुए हैं या आज जो हमारे बीच हो रहा है भारत और चीन का जो चल रहा है मुद्दा, वो भी वही है एक्सपांशन का। तो वो हाई स्टेटस की वजह से ही युद्ध होते हैं। राजा जो था वो अपने आप को गॉड समझता था।
लोग भी उसे गॉड ही कहते थे। कुषाण गॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी। जो हमारी बात हुई थी महाजनपद के अंदर एक महाजनपद कुषाण भी था, जिसका सबसे पॉपुलर हीरो जो था, जो लीडर था, किंग था, वो था कनिष्क, जिसके आपके बुक में देखेंगे तो एक मूर्ति दिखेगी जिसका सिर नहीं है, तो वो कनिष्क है। ऐसे स्टेचू उस एम्पायर में भी बनाए गए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और जिनको देखकर हमने सीखा कि हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे का। अभी तक का इतना ही। थैंक यू।